आभा पावर एंड स्टील लिमिटेड, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आयरन एंड स्टील के हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी के नाम में एंड इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा डिसएसोसिएशन नजर आ रहा है, बट इट्स नॉट अ बिग डील। बिग डील ये है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। आभा पावर एंड स्टील लिमिटेड, ये कंपनी एक छत्तीसगढ़ बेस्ड कंपनी है। 2004 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी आयरन एंड स्टील की फाउंड्रीज ऑपरेट करती है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं दैट जो ये फाउंड्रीज होती हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं एंड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो इनपुट होता है, जैसा कि इस कंपनी के केस में आयरन एंड स्टील है, इसको पिघलाया जाता है, उसको डाइज में डाला जाता है एंड जब वो कूल हो जाता है तो उस प्रोडक्ट को डाइज में से निकाल लिया जाता है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसको फाउंड्री बोलते हैं एंड ये कंपनी आयरन एंड स्टील की फाउंड्रीज रन करती है। अब सी जो ये बिजनेस है काफी अच्छा बिजनेस है एंड अगर हम इस कंपनी के बिजनेस को आयरन एंड स्टील में डिवाइड करें तो इस कंपनी की 2/3 रेवेन्यू, 2/3 बिजनेस वो आयरन फाउंड्री से आता है एंड 1/3 बिजनेस इस कंपनी का वो स्टील फाउंड्री से आता है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये कंपनी है, ये कंपनी मोर देन 1000 डिफरेंट वेराइटीज के प्रोडक्ट्स बनाती है एंड उन प्रोडक्ट्स को अपने क्लाइंट्स को बेचती है। अगर आप इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट देखोगे तो वहां पर आपको काफी बड़े बड़े एंड काफी अच्छे ब्रांड नेम नजर आ जाएंगे। एंड दूसरा, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में भी बेचती है एंड आउटसाइड इंडिया भी बेचती है। तो अगर आपको किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में पता करना है तो आप ये देख लो दैट उस कंपनी के क्लाइंट्स कौन है एंड किन किन कंट्रीज को वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। एंड ये जो पिक्चर है इस कंपनी के केस में वो काफी बढ़िया है। अब सी जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बेचती है एंड अगर हम इस कंपनी को बिजनेस को इंडस्ट्री वाइज डिवाइड करें तो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू वो इंडियन रेलवे से आती है। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 70% रेवेन्यू आती है। 10.79% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की स्टील इंडस्ट्री से। 2.12% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की सीमेंट इंडस्ट्री से। 5.11% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की पावर इंडस्ट्री से एंड 12.10% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की अदर इंडस्ट्री से, ऐसे क्लाइंट से जो कि डिफरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो इस कंपनी के क्लाइंट हैं वहां पर आपको पब्लिक सेक्टर की कंपनियां दिख जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां दिख जाएंगी। हालांकि मैक्सिमम रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 88% रेवेन्यू वो इस कंपनी की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 12% रेवेन्यू वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी से आती है। ऐसे ही जो ये कंपनी है, ये कंपनी इंडिया के 15 डिफरेंट स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, एक्सपोर्ट भी करती है। हालांकि जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है इस कंपनी की वो लेस देन 1% है एंड जो इस कंपनी की डोमेस्टिक बिजनेस है वहां पर सबसे ज्यादा बिजनेस वो छत्तीसगढ़ स्टेट से आता है। अप्रोक्सीमेटली 20% रेवेन्यू इस कंपनी की वो छत्तीसगढ़ स्टेट से आती है। एंड यहाँ पर एक थोड़ी सी कंसर्निंग बात है दैट जो इस कंपनी की बिजनेस है, अप्रोक्सीमेटली 30% रेवेन्यू इस कंपनी की वो सिर्फ एक कस्टमर से आती है एंड उस कस्टमर का इस कंपनी ने नाम भी डिस्क्लोज करा हुआ है। कंपनी का नाम है विशाल निमृति प्राइवेट लिमिटेड। हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में हमें थोड़ी यूनिक बात नजर आ रही है दैट इस कंपनी ने जो अपने फाइनेंशियल्स प्रेजेंट करे हैं वो 15 अक्टूबर तक करे हैं। नॉर्मली हमें ऐसा कम ही देखने को मिलता है बिकॉज ज्यादातर केसेस में जो कंपनियां फाइनेंशियल्स प्रेजेंट करती हैं या तो वो क्वार्टर एंड डेट तक करती हैं या फिर वो किसी महीने की लास्ट डेट तक करती हैं। इस कंपनी ने क्या किया है, 15 अक्टूबर तक करे हैं, एक महीने की बीच वाली डेट सेलेक्ट करी है। तो यहाँ पर हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं दैट आफ्टर 1 अक्टूबर यहाँ पर कोई काफी बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ होगा जिसकी वजह से कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो काफी रोजी पिक्चर दिखाने लग गए होंगे मैनेजमेंट के हिसाब से। तो अब एक काम करते हैं, कंपनी का ये फाइनेंशियल्स का चार्ट देखते हैं। एसेट बेस से शुरू करते हैं। मार्च 2022 में कंपनी का एसेट बेस था 35 करोड़ रुपए का, ये 15 अक्टूबर तक 51 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। आप इस कंपनी की रेवेन्यू देखो, मार्च 2022 में 55 करोड़, अगले साल 55 करोड़, 24 में अप्रोक्सीमेटली 52 करोड़, 15 अक्टूबर तक ये 38 करोड़ रुपीस के आसपास है। तो रेवेन्यू में भी कोई हमें ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। अब एक काम करो, आप इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखो, थोड़ी सी यूनिकनेस नजर आएगी। कंपनी की रेवेन्यू कम हुई है एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है एंड काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है। ऐसा चमत्कार हमें थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। कंपनी ये अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट करने लग गई है। हालांकि मार्च 2023 के कंपैरिजन में अगले साल यहाँ पर ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिला है एंड इस साल टिल 15 अक्टूबर ये 2.5 करोड़ रुपए का है। अगर हम कंपनी की बोरोइंग देखें
तो वो 17 करोड़ रुपए से बढ़कर 21 करोड़ रुपए तक है, 22 करोड़ रुपए के आसपास। एंड अगर हम इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट देखें तो मार्च 2022 में ये 1 करोड़ 14 लाख रुपए की थी, अगले साल 1 करोड़ 13 लाख रुपए की थी, फिर ये बढ़कर 2 करोड़ 13 लाख रुपए हो गई है। एंड इस साल 15 अक्टूबर तक 1 करोड़ 17 लाख रुपए की है। एंड जो ये कंपनी है, इस कंपनी के एबिटा मार्जिन एंड पैट मार्जिन देखो, वो 15.73% के हैं एंड पैट मार्जिन इस कंपनी के 7.31% के हैं। अब यहां पर आप इस कंपनी के एबिटा मार्जिन देखो, आपको ईयर ऑन ईयर काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिख रही होगी परसेंटेज वाइज। ऐसा हमें नॉर्मली कम ही देखने को मिलता है। सी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 4 गुना 5 गुना 10 गुना बढ़ सकता है, बट जो आपकी एबिटा का परसेंटेज है वो ऐसे नहीं बढ़ सकता। बिकॉज अगर कोई स्टेबल बिजनेस है तो वहां पर एबिटा मार्जिन नॉर्मली हमें स्टेबल ही देखने को मिलते हैं। हाँ, 1-2% का डिफरेंस हो जाता है, एकदम से 4 गुने का डिफरेंस नहीं होता। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। अब एक काम करते हैं, अब हम इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखते हैं। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 139.41 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 38 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का आईपीओ साइज है। 38.54 करोड़ रुपीस का आईपीओ साइज है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 75 रुपए का इस कंपनी का एक शेयर होने वाला है। 1600 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,20,000 रुपीस की। 27 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 29 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 4 दिसंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे, कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अपग्रेड करने के लिए, कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, एंड थोड़े से पैसे ये कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए, जो ऑलमोस्ट हर एक आईपीओ में होता है। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये कंपनी है, ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है एंड जो इस कंपनी के मार्जिन है वो काफी बढ़िया है। नॉर्मली हमें ऐसा B2B सेगमेंट वाली कंपनीज में कम ही देखने को मिलता है। एंड जो इस कंपनी के ब्रांड नेम है वो भी काफी बढ़िया है। जो इस कंपनी के क्लाइंट हैं वो भी काफी बढ़िया है। एंड जो इस कंपनी की एक्सपोर्ट रेवेन्यू, हालांकि वो लेस देन 1% की है, बट वो इस कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में काफी कुछ बताती है। बट सबसे बड़ी कंसर्निंग बात यह है दैट इस कंपनी की रेवेन्यू नहीं बढ़ रही है। अगर आपकी रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी, सेल्स नहीं बढ़ेगी, फिर आप जो मर्जी कर लो, आपका बिजनेस नहीं बढ़ सकता। बिकॉज कभी भी आपका जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू से एक्सीड तो नहीं हो सकता ना। एंड जो इस कंपनी की रेवेन्यू है वो बढ़ी नहीं है, इनफैक्ट पिछले 3 सालों में कमी हुई है। ये बहुत बड़ी कंसर्निंग बात मानी जाएगी। एंड एक ऐसा टाइम जब सब कोई बोल रहा है दैट इंडिया में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, इंडिया में जो कंपनीज का बिजनेस है वो बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है, एंड वहां पर अगर ये कंपनी स्ट्रगल कर रही है अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, तो फिर आपको इस तरह की कंपनी से दूर रहना चाहिए। मैं इस कंपनी से दूर रहने वाला हूं। आप क्या करोगे? अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। बिकॉज ये भी हो सकता है आईपीओ के बाद कंपनी का शेयर प्राइस तो कहीं और ही पहुंच जाए, नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाए। देन आपको ये लगेगा यार मैंने एक वीडियो देखा, उसके बेसिस पर डिसीजन लिया एंड बाद में मैं एक किस्म से बर्बाद हो गया, प्रॉफिट का लॉस हो गया। बट ये भी हो सकता है आईपीओ का बहुत बुरा हाल हो एंड देन आप सोचो यार बच गए। बट जो भी है, आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। इस वीडियो का कंटेंट आप यूज करो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को इंप्रूव करने के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।